हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस नई सीरीज पर, ठीक है, फिजिक्स में मैंने प्रण कर लिया है यार। मैंने मतलब कि मुझे क्या बताऊं, मुझे एक दर्द सा हो गया है कि फिजिक्स में बस आपको 90 प्लस दिलाना है। मेरा सपना है कि बस आपको 90 प्लस दिलाना है और आपकी हर ख्वाहिश को पूरी करना है, ठीक है। आप बोलेंगे मुझे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज चाहिए, कोई कहता है मुझे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की सीरीज चाहिए, तो दोनों सीरीज बेटा आ गई हैं। अब क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल सीरीज पर, इस पर क्या होगा, एक दिन डेरिवेशन बताऊंगा, पहले दिन डेरिवेशन, और दूसरे दिन क्या होगा, जो डेरिवेशन हो जाएंगे उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल बताऊंगा। इसी तरह से तुम्हारे पूरे डेरिवेशन और पूरे न्यूमेरिकल तैयार हो जाएंगे। तो एक सीरीज ये चलेगी फिजिक्स में, और फिजिक्स में आपको पता है एक जिद्दी सीरीज चल रही है। कौन सी सीरीज? जिद्दी सीरीज। जिद्दी सीरीज पे क्या होता है, पूरा चैप्टर मात्र एक ही क्लास में खत्म कर देता हूं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो उस सीरीज को देखना बिल्कुल मत भूलिए। इंपॉर्टेंट सीरीज है, रिवीजन सीरीज है, उसमें हर कुछ का रिवाइज हो जाएगा। तो आप लोगों का पढ़ा हो ना पढ़ा हो, एक बार देख लीजिए और नोट्स बनाते हुए देखिए, ताकि आपको याद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। उसमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है। एक सीरीज ये हो गई। एक सीरीज अनसॉल्व वाली चल रही है, ठीक है, अनसॉल्व वाली। लेकिन अनसॉल्व वाली ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ रही है, क्योंकि अभी पता है आपको, एक फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में आपका 14वां चैप्टर चल रहा है और एक चैप्टर आपका बचता है। एक चैप्टर ये जैसे ही समाप्त होता है, अनसॉल्व स्पीड पकड़ लेगी, ठीक है, वो क्लास हट जाएगी और उधर अनसॉल्व वाली क्लास आ जाएगी। तो आज की क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करेंगे। अब वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कैसे होंगे? इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, अब वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे, चैप्टर वाइज कराया जाए या पूरी बुक से लेकर कराया जाए, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आज मैं इंपॉर्टेंट ले रहा हूँ। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराया जाए, या कहीं से भी आओ जाओ उठा लो करा दो चले जाओ, ठीक है। तो आज तो मैं चैप्टर वाइज चल लेंगे। आज पहले चैप्टर की इंपॉर्टेंट करेंगे सिर्फ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 अंक, चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। इसी में बहुत सारे डेरिवेशन है जो आपको पढ़ने चाहिए। नंबर फर्स्ट में आप हेडिंग लगा लीजिए, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये हेडिंग लगा लीजिए। अब देखिए, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब प्रूव होती है। तो सबसे पहली बात, हम दो बिंदु लेट कर लेते हैं और उन दो बिंदुओं के बीच में अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रूव करते हैं, ये आपकी हेडिंग है, ठीक है। तो ई बराबर हमारे पास फार्मूला निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर। ये फार्मूला निकल के आता है दो बिंदुओं के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये तो ठीक है, दो बिंदुओं के लीक हो गया। अब बात आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को यूज करते हैं, इन पॉइंटों को हटा करके इन पॉइंटों की जगह में वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो 2 टाइप से निकाली जा सकती है। कितने टाइप से बेटा? 2 टाइप से। नंबर फर्स्ट अच्छी स्थिति और नंबर सेकंड निरक्षी स्थिति। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अच्छी स्थिति की। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल होता कैसा है। तो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना होता है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच की दूरी मान लेते हैं कि 2L है, और बिंदु O से एक बीचों बीच बिंदु एक O पॉइंट कट पॉइंट मान लेते हैं। इसकी दूरी L होगी और इसकी दूरी L होगी। L + L मिलकर कितनी बना देगी? 2L बना देगी। मानते हैं बेटा हम लोग, हमें एक्चुअली में पता नहीं है, हम लोग मानते हैं कि यहाँ से P बिंदु है R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना सा डायग्राम आपको बना देना है, मात्र इतना सा डायग्राम, और इसके बाद कुछ नहीं। अब इसमें थ्योरी क्या लिखनी है, यहाँ पे आपको थ्योरी लिखनी होगी। इतना डायग्राम, जब भी कभी आपसे पूछा जाए अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताओ, तो वहाँ पे क्या है, इतना छोटा सा आपको चित्र बना देना है कि एक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव जो होता है बेटा ऐसा ही होता है, वो -Q और +Q से मिलकर बनता है, बीच की दूरी 2L रखी जाती है। इतना याद रखो। अब बात यह है कि बीचों बीच मैंने एक कट पॉइंट कर देते हैं, तो इसे O पॉइंट मान लेते हैं, तो इतनी L हो जाती है, इतनी L मिलकर 2L हो जाती है। अगर अच्छी स्थिति है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि बिंदु P है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अगर निरक्षी स्थिति है तो यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि ये अक्ष होता है और ये निरक्ष होता है। याद रखना, ये अक्ष होता है, ये निरक्ष होता है, ठीक है। तो अब अच्छी स्थिति में ज्ञात करना है, तो मैंने सीधा सीधा कर दिया, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। तो ये समझ गए।
अब बात आती है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका जो मेन फार्मूला हमने निकाला है, दो बिंदुओं के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस पर तो एक ही चार्ज है, एक ही आवेश है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमारे पास कितने चार्ज हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमारे पास 2 चार्जेज हैं। कहाँ पे हैं? एक चार्ज ये है यानी कि आवेश, और एक आवेश ये है, और इस पर एक ही आवेश है। तो अलग अलग आवेशों के लिए हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी और उसे ऐड कर देना होगा। तो हम लोग पहले जो निकालेंगे सर्वप्रथम वो निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के लिए। देखो यहाँ पे आपको थ्योरी पहले लिखनी है। थ्योरी क्या लिखनी है? माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पॉइंट पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है यानी कि वैद्युत द्विध्रुव है, और ये वैद्युत द्विध्रुव AB है, और ये किससे? माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है, और बीच की दूरी 2l है। यही चीज लिखनी है। तो लिखेंगे माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, बिंदु O जिसके बीच की दूरी 2l है, बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बोलो समझ में आया? तो सबसे पहले हम अलग अलग देखो, वैद्युत क्षेत्र इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसमें एक ही चार्ज है, एक ही आवेश है। इसमें 2 चार्ज है, 2 आवेश हैं। तो इन 2 आवेशों के लिए अलग अलग निकालना होगा। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से है वो समझ ले ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2l रखी जाती है। ये माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना होता है, सेपरेटेड बाई माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। और पॉइंट O से r मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P मानते हैं। इस पॉइंट P पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो प्लस क्यू चार्ज के लिए निकालेंगे। प्लस क्यू चार्ज के लिए यानी कि आवेश को बोलते हैं हम लोग चार्ज। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज के लिए तो जब प्लस क्यू चार्ज के लिए निकालेंगे तो अब समझना मेरी बात, ये प्लस क्यू चार्ज है चित्र में। ठीक है, और तुम्हें दूरी ये r की यहाँ तक की पता है। ये P से जितनी भी दूरियां होंगी इस ध्रुव P से मापी जाएंगी। ठीक है, तो अब बात ये है कि ये प्लस क्यू तक की हमें निकालना है, और ये जो दूरी है यहाँ पे ये P तक की दूरी हमें बहुत दूर, मतलब कि यहाँ से हमें दूरी लेना है और हमें चाहिए प्लस क्यू तक की, और हमें पता है r तक की, मतलब इतनी दूरी एक्स्ट्रा है हमसे, इतनी दूरी, क्योंकि हमें चाहिए प्लस क्यू तक की। प्लस क्यू की चार्ज के लिए निकालना है तो हमें सिर्फ इतनी दूरी चाहिए, यहां से यहां तक की इतनी दूरी चाहिए, इतनी। अब इतनी दूरी को चाहने के लिए हमें इतनी दूरी चाहिए, तो हमें r दूरी यहां तक की, तो ये दूरी हमारे लिए एक्स्ट्रा है। तो ये एक्स्ट्रा वाली दूरी को काट दो। जैसे ये पेन क्या है? ये पेन मेरे लिए ये एक्स्ट्रा है, तो मैंने क्या किया, इस पेन को ऐसे हटा दिया, तो क्या किया, माइनस कर दिया। सपोज करो इसे मैंने तराजू में रखा और ये अभी इसको ढक्कन को लगा के रखा, तो ये मान लीजिए 10 ग्राम का है। इस ढक्कन को हटाया तो 8 ग्राम हो गया, तो मतलब 10 में आपने जब 2 घटाया तब 8 आया ना। इसी प्रकार ये ज़्यादा था तो इस ज़्यादा वाले को घटा दिया, तो अब दूरी तुम्हें चाहिए प्लस क्यू चार्ज तक की, तो प्लस क्यू चार्ज तक की दूरी चाहिए, और दूरी यहाँ से मापनी है हमें सभी दूरियाँ, तो इतनी दूरी चाहिए। ये दूरी एक्स्ट्रा है तो इस दूरी में घटा देंगे, और आप जानते हैं कि इतने की दूरी क्या है, l है। तो r में अगर l घटा देंगे तो बोलो यहाँ तक की दूरी निकल आएगी ना। तो हम लिखे E1 बराबर, ये प्लस क्यू आवेश है तो हम लोग पहले ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लेंगे। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q प्लस क्यू है Q अपान r स्क्वायर। अब r की वैल्यू क्या है यहाँ पे, r माइनस एल हो जाएगी। बोलो समझ में आया? r माइनस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर होता है, दूरी बदल रही है और कुछ नहीं, क्योंकि देखो हम प्लस क्यू चार्ज तक निकाल रहे हैं तो हमें प्लस क्यू चार्ज तक लेना, और सारी दूरियां इस P बिंदु से नापी जाएंगी। तो यहाँ तक की दूरी हमें चाहिए क्योंकि हम प्लस क्यू निकाल रहे हैं। अब बात आती है कि दूरी हमें यहाँ तक की पता होती है, एक्स्ट्रा वाले पॉइंट को घटा देंगे, खत्म काम। इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू चार्ज के लिए। माइनस क्यू चार्ज के लिए यहाँ पे हो जाएगा E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q, और ये Q देखो अब यहाँ तक, अब ये माइनस क्यू चार्ज है तो हमें यहाँ तक की दूरी चाहिए, मतलब माइनस क्यू चार्ज के लिए निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ तक की दूरी चाहिए। दूरियाँ मापनी है यहाँ से, और दूरी हमें चाहिए यहाँ तक की, तो हमें दूरी पता है यहाँ, ये इस पॉइंट तक की पता है, O पॉइंट तक की। अब ये आगे की दूरी और चाहिए। सपोज मेरे पास 2 रुपये हैं और मुझे 4 रुपये करना है, या फिर मान लो इस जगह में हूँ मैं और मुझे आना है इस जगह, तो मुझे कुछ ना कुछ कदम बढ़ाना पड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ तक मुझे आना है तो यहाँ पर तक मैं चलता हूँ 2 कदम,
और टोटल कदमों की संख्या बताना है। अब मजबूरी में आना पड़ा यहाँ, तो यहाँ अगर 2 कदम चल के और आना पड़ेगा तो कदमों की संख्या कैसे निकालोगे, इसमें जोड़ दोगे तो कदमों की संख्या निकल आएगी। सेम ऐसे ही हमें यहाँ तक की डिस्टेंस पता है और हमें चाहिए यहाँ तक की डिस्टेंस एक्चुअल में, क्योंकि -q चार्ज तक के लिए निकाल रहे हैं, -q आवेश के लिए निकाल रहे हैं। तो E2 बराबर देखो बेटा हो जाएगी, अगर इस r की दूरी में इस दूरी को जोड़ दोगे, जो ये l अलग से है तो ये दूरी मतलब निकल आएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा q बराबर r + l का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आई बेटा, मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बता देना ये बात समझ में आ गई कि नहीं। देखो अब ये लास्ट है, अब ये आपके सामने से बहुत निकाल दिए गए डेरिवेशन, बहुत मैंने भी करा दिया, बहुत सारे टीचरों ने करा दिया। अब ये आपको कराया ही नहीं जाता रहेगा, मान लीजिए अब एक लिमिट होती है बेटा किसी चीज़ की, तो वो लिमिट आप क्रॉस ना करें तो अच्छा होगा। मैंने एक बार देखो पहले आपको चैप्टर वाइज करवा दिया, अंशाल में बहुत बार करवा दिया, अंशाल में करवाने के बाद अब यहाँ पे मैं आपको काय में करवा रहा हूँ, अंशाल में करा दिया, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन पर करा रहा हूँ। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज पहले चलेगी, फिर न्यूमेरिकल आएंगे। अब तो देखिए यहाँ पे हमने E1 और E2 की वैल्यू निकाल ली है, तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे लिखूँगा। देखिए जो E1 और E2 की हमने वैल्यू निकाली है वो देख सकते हैं यहाँ पे ये निकली है, ये अपनी E1 की वैल्यू है, यहाँ पे देख सकते हैं ये देखो ये E1 की वैल्यू है, अरे यार इधर ये दिख रही है, ये E1 की वैल्यू है r - l का होल स्क्वायर और E2 की वैल्यू है r + l का होल स्क्वायर, E बराबर 1/4 पाई है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए लिखता हूँ, लिखा गया है E1 बराबर है ना, E1 बराबर लिखा गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q में r - l का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद E2 बराबर क्या लिखा गया है, E2 बराबर हमने निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q में r + l का होल स्क्वायर। लेकिन एक बात समझिएगा, ये +q आवेश के लिए है, किसके लिए हमने निकाला था, ये +q आवेश के लिए है और ये अपनी वैल्यू -q आवेश के लिए है। तो जब बेटा ये -q आवेश के लिए वैल्यू ही है, तो अब ये -q और तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा ना, क्योंकि देखो ये +q आवेश था तो हमने प्लस रखा था, ये प्लस है, और ये क्या है -q है तो हम इसको माइनस रखेंगे। अब देखो तुम लोगों को मैंने बताया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। मतलब इसमें एक चार्ज होता है, एक आवेश होता है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, मैंने अभी पीछे बना हुआ है, उस पर दो चार्ज होते हैं, ऐसे ना 2 चार्ज होते हैं। तो इन दोनों चार्जों के लिए हमें अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ती है। यहाँ से हम r बिंदु पर एक r दूरी पर मानते हैं। तो देखो ये +q के लिए थी तो यहाँ पे +q रखा गया, दूरी यहाँ से लेते हैं तो दूरी कैसे चेंज होती है समझ गए होंगे। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है वो -q के लिए है, तो यहाँ पे -q के लिए, इसके लिए जब लेंगे तो ये -q यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या है, इन दोनों तीव्रताओं को एक E बना देंगे तो हमारी सेपरेट चीज़ निकल आएगी। तो E बराबर दोनों को जोड़ने के लिए कर देंगे E1 + E2। बात समझ आ गई। तो E बराबर E1 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r - l का होल स्क्वायर। ये प्लस लगा है, प्लस को लगाएंगे और E2 की वैल्यू लिखेंगे। E2 की वैल्यू क्या है वो लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा है तो इस माइनस को लगा देंगे, ये माइनस प्लस माइनस इधर आ जाएगा। और देखो एक बात समझना मेरी, Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया कॉमन, बचा 1/r - l का होल स्क्वायर और प्लस ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा r + l का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो क्या है, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो यहाँ पे क्या एलसीएम लेंगे r - l का होल स्क्वायर और इंटू पे r + l का होल स्क्वायर, इतना लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ये r, इससे क्या होता है, इस अपान वाले से इसमें भाग देते हैं। जैसे ही भाग देंगे तो ये वाली जो वैल्यू है इसमें भाग देंगे तो इसको ऊपर रखते हैं, इसे नीचे, तो देखो r - l का r - l कट जाएगा और बचेगा r + l का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद ये माइनस का साइन लगा है, माइनस का साइन लगाएंगे, ये प्लस वाला कट जाएगा, बचेगा r - l का होल स्क्वायर। यहाँ तक बोलो समझ में आ गया। अब देखो होगा क्या, अगर नहीं समझ में आया तो जब भी कभी इस प्रकार की वैल्यू दी गई हो 1/6
और प्लस का 1/9 या फिर कर लो इसको 1/13। तो अब 13 गुणे 6 एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसमें तिर्यक मल्टीपल हो जाता है, मतलब 13 इधर आ जाएगा प्लस 6 इधर आ जाएगा। इसमें भी यही सेम सिचुएशन हुई है, देखो तिर्यक मल्टीपल में ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब भिन्न आपको आनी चाहिए, भिन्न की गई है और कोई बड़ी बात नहीं है। अब तुम जानते हो कि a + b का होल स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है a² + b² + 2ab, और एक फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, वो होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, तो ये लिख दिया। और एक फार्मूला होता है a² - b² का, क्या होता है, बराबर होता है a + b का होल, a + b एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में a - b। ये तीनों फार्मूले यूज होंगे यहाँ पे। ये मैथ के छोटे छोटे फार्मूले हैं, आपको जहाँ तक पता होगा। तो देखो यहाँ पे हम खोलेंगे r + l का होल स्क्वायर और यहाँ पे खोलेंगे r - l का होल स्क्वायर, तो बचेगा क्या, e बराबर लिखा है तो e बराबर लिखेंगे Q/4πε0। और इसका देखो r + l का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा a², a की जगह में क्या है, r है, और प्लस b की जगह में क्या है, l है, तो हो जाएगा r² + l² + 2rl। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कोष्टक लगा देंगे क्योंकि ये माइनस साइन है, माइनस का अंदर मल्टीपल करना पड़ेगा। तो देखो ये r का हो जाएगा, ये हो जाएगा a² + b², और देखो यहाँ पे होता है -2ab, तो ये हो जाएगा -2rl। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। अब देखो एक कोष्टक में जुड़ा है और एक कोष्टक में घटा, इस कोष्टक में जुड़ा है, एक कोष्टक में घटा है, एक में जुड़ा है, एक में घटा है, क्या होता है a² - b²। तो यहाँ पे अंदर वाला हो जाएगा r² - l² का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर भी होगा, ये हो गया। अब बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पे बीच में माइनस साइन लगा है ये वाला, तो यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, e बराबर Q/4πε0। अब देखो ये r² + l² + 2rl। अब देखो इस माइनस साइन का अंदर मल्टीपल करेंगे तो -r² - l² + 2rl। ठीक है, अपान में r² प्लस माइनस का l²। अब देखो एक बात याद रखना, ये माइनस वाला टर्म्स हमेशा आगे रखते हैं, ये माइनस वाले टर्म्स को हमेशा आगे रखते हैं, और डेरिवेशन में माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगर प्लस वाला तुमने गलती से यहाँ रख दिया, तुमने पहले प्लस क्यू आवेश के लिए ना निकाल करके माइनस क्यू आवेश के लिए निकाल लिया तब, लेकिन जैसे कर रहा हूँ वैसे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये r² l² से r² l² कटा। ठीक है, बचा अपने पास e बराबर क्या बचा, Q/4πε0, और यहाँ पे बचा 2rl मिलके क्या हो जाएगा 4rl। बोलो हो जाएगा ना। इसके बाद देखो बचेगा r² माइनस का l²। अब ये क्या होता है, चित्र में देखो एक चीज़ समझाता हूँ तुम्हें। चित्र ये बना हुआ है, अब देखो ये चित्र है, इसकी दूरी l है, इतनी छोटी सी दूरी, और ये दूरी इतनी छोटी सी दूरी l है, और r की कितनी दूरी है, इस तरफ से लेकर के r की दूरी यहाँ तक है, मतलब r बड़ा है l छोटा है। देख पा रहे हो ना, मतलब r की अपेक्षा l बहुत छोटा है, यानी कि r ग्रेटर दैन, ये क्या बना हुआ है, ग्रेटर दैन l, मतलब l बहुत छोटा है, अर्थात l बराबर 0, इतना छोटा है कि l बराबर 0। तो यहाँ पे जब l बराबर 0 रखेंगे तो क्या रिएक्शन आएगा, देखते हैं। तो हो जाएगा e बराबर Q/4πε0। और देखो ये 2 × 2rl लिख सकते हैं, इसको 2 × 2r × l। ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब देखो क्या होगा, 2 × 2rl, और इस q को अंदर ले जाएंगे तो इसे 1 कर देंगे, तो यहाँ पे q कर दिया मैंने। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको लिखे रहेंगे r² - l²। ठीक है, अब देखो समझिएगा, इसका टोटल का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लगाए रहेंगे क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। देखो यहाँ पे होल स्क्वायर था ना, तो टोटल का होल स्क्वायर लगाए रहेंगे। अब देखो तुम लोग फार्मूला जानते हो, एक p बराबर होता है 2l × q। क्या होता है, 2l × q। तो इस फार्मूले को अंदर बनाएंगे तो हो जाएगा 1/4πε0। इस 2l को एक साथ लिख लेंगे, तो ये 2 × 2l और इंटू में q और इंटू में r, मतलब इतने की जगह में हम p रख सकते हैं, इस p के जगह में बताओ लग सकते हैं ना, और r² - l²। अब देखो l बराबर 0 था तो यहाँ पे पुट कर दो और इसकी जगह में p रख दो। ठीक है, इसकी जगह में क्या रखना है, p। तो e बराबर हो जाएगा 1/4πε0, और ये हो जाएगा 2। अब देखो 2 होने के बाद, ये 2 हो गया, 2 होने के बाद इसकी जगह में रख दिया मैंने p, और इंटू में r, ये देखो इसका होल स्क्वायर लगा था यार, मैं हर बार होल स्क्वायर लगाने भूल जाता हूँ। l बराबर 0 रखोगे तो हो जाएगा r² - l², l की जगह में क्या 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, अब आगे होगा e बराबर 1/4πε0 2p अपान में, देखो r की पावर 4 हो जाएगा, ये ऊपर एक r है और ये हो जाएगा r की पावर 4, एक r से एक r खत्म हो जाएगा, और अपने पास क्या बच जाएगा, e बराबर 1/4πε0
P/r³। ये होता है एक्सियल पोजीशन, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो याद रखना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सीरीज है, इस सीरीज पर वही डेरिवेशन बता रहा हूँ मैं जो आपके एग्जाम में ओरिएंटेड मतलब एग्जाम में आने के चांसेस हैं जिसके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, मैंने इसे करवाया। जिसके समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये लास्ट टर्म से बेटा, ठीक है। मैं आपको पहले ही जानकारी दे चुका हूँ कि अपनी जिद्दी सीरीज चल रही है। अब ये कौन सी सीरीज है, इसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डेरिवेशन सीरीज है। इसमें एक दिन न्यूमेरिकल एक दिन डेरिवेशन कराए जाएंगे। अगले डेरिवेशन पे चलते हैं। देखो मैंने पहले ही आपको समझा दिया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक तो पहले निकलती है जब हम दो पॉइंट को, एक ये पॉइंट हो गया एक ये पॉइंट हो गया, जब दो बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तब एक निकलती है। और जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निकालते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, और वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q आवेश से मिलकर बना होता है। जब इसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो 2 टाइप से निकलती है, और इसके बीच की दूरी हम 2l रखते हैं, इतने की दूरी l हो जाती है और इतने की दूरी l हो जाती है, मिलके 2l। तो मैंने कहा था जब अच्छी स्थिति में निकालते हैं तो यहाँ पे पॉइंट मानते हैं, ये अक्ष होता है, और मैंने बताया था निरक्ष होता है ऊपर। निरक्ष कहाँ होता है बेटा, ऊपर। तो ये निरक्ष है, तो हम इस निरक्ष से जैसे ही ऐसे करेंगे तो ये हमारा चित्र ऐसे तैयार होगा। अब इस O पॉइंट से यहाँ पे मानेंगे कि r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। अब देखो हमें क्या बात थी, बात तुझे समझा दूँ। जैसे ऐसे हमने बनाया था, r दूरी पर यहाँ पे मान लिया था बिंदु P है। अब हमें -q और +q आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ती। तो बताओ जब इसको हम ऐड ना कर दे, ये हमारी मजबूरी थी, मैंने इस चित्र को घेरा नहीं है, इस चित्र को घेरने की मजबूरी थी, क्योंकि +q आवेश की इसके यहाँ से हमें दूरी मापनी थी। तो जब इस रेखा को ना मिलाएंगे तो बताओ दूरी कैसे माप पाएंगे, सही बात है ना। ज़्यादा मैंने टाइम ना जाए आपका, इसलिए इसे ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानना हो मानो, और ये हो गया AB। इतना सा अगर चित्र बनाए आते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपको नंबर दिए जाएंगे। इसको ई मान लो तुम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इधर तुम जब दो भुजाएं आपस में काटती हैं तो यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा, यहाँ भी एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम करेगी और एक यहाँ भी करेगी। तो एक को E1 लेट कर लो, एक को E2 लेट कर लो, ठीक है। ये ऐसे चित्र बन जाएगा। चित्र बहुत नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है। बस चित्र में क्या करना है आपको, चित्र में वही सेम कंडीशन है। कंडीशन क्या है, सेम वही कंडीशन है कि देखो यहाँ पे लिख देना है, थ्योरी क्या लिखना है, माना AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो तुम लोग अभी समझा चुका पूरी बात। अब E1 निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, देखो E1 की दूरी ये है और एक E2 की दूरी ये है। जब हम लोग लेंगे +q चार्ज, कौन सा, +q आवेश के लिए जब करेंगे, +q आवेश के लिए तो क्या होगा, तो +q आवेश के लिए ये दूरी होगी। तो देखो ये आपकी हाइट है और ये क्या है, बेस है, यानी कि आधार है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, ये लंब है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, इसको मान लो इसको मान लो P माना है ना, तो ये PB का स्क्वायर हमें चाहिए। तो हम कर्ण का स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर यानी कि OP का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर क्या है, ये है, तो ये है OB का स्क्वायर। बोलो ये फार्मूला होता है कि नहीं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। अब कर्ण क्या है, हमें चाहिए PB का स्क्वायर, और देखो अब OP यानी कि लंब का स्क्वायर, OP यानी कि आधार का स्क्वायर, तो आधार का OP ये लंब का स्क्वायर, लंब क्या है, R है, तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर और प्लस OB की वैल्यू कितनी है, L है, इतने की वैल्यू L है ना, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर बेटा रूट लग जाएगा, तो PB बराबर निकल के आएगा रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बोलो समझ में आया। तो बेटा एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, चित्र में जितनी दूरी इससे इसकी, क्योंकि हमने एक सेम मेन पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमने माना है P बिंदु, और इसी पॉइंट से -q को भी मिलाया है और इस +q को भी मिलाया है। अब बेटा जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो लोहे का होता है और सीधा होता है, तो उस वैल्यू में एक भी फर्क नहीं आएगा। जो वैल्यू यहाँ की होगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर वो भी रूट के अंदर, वही वैल्यू यहाँ की होगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर वो भी रूट के अंदर। अब बेटा अगर आपको भरोसा ना हो रहा तो आप निकाल लीजिए, इसके लिए भी बेस का मान L है और इसके लिए भी लंब का मान R है। एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है। बोलो बात समझ में आ गई। तो जब E1 निकालेंगे इसके लिए तो हो क्या जाएगा, अब देखो बात मेन आती है। E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। तो हम +Q के लिए निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा +Q
बटे आर स्क्वायर। अब आर का मान क्या है, प्लस क्यू के लिए ले रहे हैं तो आर का मान ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर, और टोटल का होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो E1 बराबर हमारे पास फाइनल निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक आया, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो जब E2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे E2, तो E2 बराबर भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया सभी छात्रों के? जिसके जिसके समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि देखो इसको भी माइनस क्यू के लिए है ये, तो माइनस क्यू आवेश के लिए है, तो होगा क्या, ये माइनस क्यू आवेश है, इस माइनस क्यू से यहाँ तक की दूरी भी वही है, तो जब आर स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे तो रूट ऐसे ही खत्म हो जाएगा और बचे गए, तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब याद रखना है इसमें एक एंगल बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है चित्र में। जब थीटा कोण बनता है तो फार्मूला होता है E बराबर E1 कास थीटा और प्लस E2 कास थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब इससे क्या है, कास थीटा तुम कॉमन कर सकते हो, तो E बराबर आ जाएगा E1 प्लस E2 और इनटू में हो जाएगा कास थीटा। बोलो बात समझ में आ गई? अब देखो कास थीटा की भी हम लोग वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्व। तो ईमान चाहे जिस ट्रायंगल से निकालो वैल्यू वही आएगी। सपोज इस ट्रायंगल से मैंने निकाला तो आधार कितना है L और कर्व कितना है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारी कास थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब देखो सिर्फ वैल्यू रखना है, तो E बराबर E1 का दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे नहीं दिख रहा क्या, क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे, E2 का मान जो निकला है लिख देंगे। E2 का मान क्या निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू बेटा ऐसी है, देखो ये वैल्यू सेम है, जैसे x प्लस एक्स तुम लोग क्या पढ़े हो 2x, इसी प्रकार 1 + 1 क्या पढ़े हो 2, मतलब जब ये भी सेम है और ये भी सेम है तो वैल्यू जुड़ जाती हैं। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये सेम वैल्यू है बेटा, देख सकते हो ये कास थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया ये वाला, ये एकदम सेम वैल्यू है, तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, तो डायरेक्ट जुड़ जाएगी। तो फिर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कॉमन कर लो, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर अंदर करो तो अंदर हो जाएगा 1/r स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर और प्लस का 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डायरेक्ट जोड़ सकते हो यार, लेकिन समझ में नहीं आ रहा तो बात अलग की है। अब देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लासा लोगे तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर खत्म, एक ही बार आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या 1 + 1 हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोलो समझ में आया? और देखो ये क्यू था तो इस क्यू को भी हम लोग यहीं पे रखे रहेंगे, चलो इधर ही लिख देता हूँ, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई बराबर है। अब देखो कास थीटा है, यहाँ पे क्या है कास थीटा, और कास थीटा की हमने वैल्यू निकाली है, क्या वैल्यू निकाली है रूट के एल बटे रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ आ गया ना। अब देखो ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्यू है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये इसमें इसका मतलब है इसमें एक पावर लगी है। अब देखो ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है, इसकी भी पावर बना लेते हैं। पावर कैसे बनाएंगे, जैसे लिखा है रूट एक्स, तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, मतलब रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। रूट का मतलब क्या होता है पावर में 1/2, तो हो गया 2 बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और इंटू में ये क्या हो जाएगा एल बटे ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर में 1/2। अब बेटा बताओ इसकी पावर में क्या एक नहीं होगा, तो जब बेस ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है, ये पावर, जब बेस बराबर होते हैं गुणे में तो पावर ये तो आपस में जुड़ जाती हैं या फिर घट जाती हैं। तो अगर साइन एक होंगे, जैसे प्लस प्लस साइन होंगे तो पावर ऐड होगी, माइनस माइनस होंगे तो पावर ऐड होगी, मतलब एक साइन हो चाहे माइनस माइनस का हो चाहे प्लस प्लस का हो, पावर उस केस में ऐड होगी। अगर साइन अलग अलग है, जैसे पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो हमेशा पावर घटेगी। पहला साइन अलग है दूसरा साइन अलग है तो हमेशा पावर माइनस होगी। तो अब देखिए इसमें एक साइन है तो पावर हमेशा क्या होगी ऐड होगी। तो ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 2 इंटू एल ये वाला, ठीक है। और बटे में क्या होगा जुड़ जाएगी तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो 1 + 1/2, 1 + 1/2 को कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 3/2, यहाँ पे 1 मानोगे 2 LCM लोगे 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। अब देखो वही केस यहाँ भी है, आर की दूरी देखो तो बहुत बड़ी है लेकिन एल की दूरी ये भी छोटी है, एल की दूरी ये भी छोटी है, यानी कि यहाँ पे भी हो जाएगा आर
आर लेस देन ग्रेटर देन एल, यानी कि एल बराबर लगभग 0। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ई बराबर, देखो पी बराबर तुमने पिछली क्लास में पढ़ा 2l इंटू क्यू, अरे सॉरी अभी पढ़ा है, ठीक है, 2l इंटू क्यू। तो यहाँ पे देखो इस पी 2l इंटू क्यू की जगह में पी रख दो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल का मान 0 रखना है हमें, तो आर स्क्वायर प्लस एल की जगह में 0 रख दिया, पावर में 3/2, ठीक है। अब ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर स्क्वायर, इसकी पावर में 3/2, तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा और हमारे पास बचेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यूब। बोलो समझ में आया? ये भी डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसे भी करा दिया। चलो एक डेरिवेशन आपको मैं और करा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बड़ी क्लास रहेगी क्योंकि अब अपनी ये डेरिवेशन सीरीज को भी लास्ट तक ले जाना है ना। तो आइए अगला कुछ डेरिवेशन देखते हैं। अगला है बेटा गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम, बहुत पूछी जाती है। गॉस की प्रमेय भी इम्पॉर्टेंट है इसलिए गॉस की प्रमेय भी सीख लीजिए। देखिए गॉस की प्रमेय होती क्या है, सबसे पहली बात तो देखियो गॉस की प्रमेय होती है बेटा, जब भी कभी एक गॉस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस गॉस की प्रमेय को सिद्ध करने की कोशिश की, लेकिन एक बात बता दूं, इन्होंने गॉस की प्रमेय को बंद सर्कल पर सिद्ध कर पाया। ऐसे भी अगर सर्कल खुला है तो इस पर गॉस की प्रमेय सिद्ध नहीं होगी, भले ही वो सर्कल ऐसा क्यों ना हो लेकिन क्लोज हो, क्लोज सरफेस पर ये क्या होती है, सिद्ध हो पाती है। जैसे ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं, इस पर सिद्ध हो जाएगी, बट क्या ये बंद है, मतलब कि जो गॉस की प्रमेय होती है वो एक बंद सरफेस पर प्रूव होती है, ठीक है। गॉस की प्रमेय होती है, यहाँ पे थ्योरी भी लिखा देंगे। गॉस की प्रमेय होती है फाई ई बराबर, तुमने पता होगा ई डॉट, देखो यहाँ पे ई है तो हो जाता है ई डॉट डी ए, और इंटो में होता है क्यू बटे एप्सिलॉन डॉट, ये चीज़ होती है गॉस की प्रमेय। और अगर यहीं पे बी होता तो ये हो जाता बी डॉट डी ए, ठीक है, आगे नहीं होता कि गॉस की प्रमेय फिर कर दो बी डॉट डी ए। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक क्षेत्र, ओ सॉरी विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसका कोई काम नहीं है, मैंने लिख दिया ऐसे ही। तो देखो फाई ई बराबर मेन जो होती है गॉस की प्रमेय क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसमें तुमने कुछ गौर किया, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो बताता हूँ, ऐसे लिख सकते हो फाई ई बराबर लिख सकते हो क्यू इंटू में 1/एप्सिलॉन नॉट, मतलब 1/एप्सिलॉन टाइम है। अगर ये कोई चीज़ गुणा में होती है, जैसे कि 2 के गुणे में x है तो इसका मतलब x किसका 2 का 2x 2 गुना है, कितना गुना है, x 2 गुना है, तो q 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा इसका मतलब। तो ये क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स का कुल वैद्युत फ्लक्स है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का कुल वैद्युत फ्लक्स, कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा तो ये क्या है, वैद्युत फ्लक्स। फाई ई को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसका मान मात्रक की मैं वीडियो बना चुका हूं। अब क्यू क्या है, आपका चार्ज है, आवेश है, ठीक है। अब देखो फाई ई बराबर होता है वैद्युत फ्लक्स, तो बोल देंगे आप, ये मैंने बताया गॉस की प्रमेय किसी बंद सरफेस पर संभव होती है, तो आप बोल देंगे किसी बंद पृष्ठ के लिए कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उत्पन्न आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये क्या है अपना, ये क्या है, वैद्युत। ई क्या होता है, वैद्युत, ई मतलब इलेक्ट्रिक यानी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत, तो वैद्युत ये फाई होता है फ्लक्स, तो टोटल क्या हो गया, वैद्युत फ्लक्स। तो ये पूरा मान लो कोई एक बंद सरफेस है, यहाँ पे समझाता हूँ आपको, ये मान लीजिए कोई बंद सरफेस है, ये गोला, इस बंद सरफेस के लिए जो जितना भी मान लीजिए यहाँ पे ओ पॉइंट है और ओ पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है। इस प्लस क्यू आवेश पर इस बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होती है, यही कहलाती है गॉस की प्रमेय। मान लेते हैं आर दूरी पर एक बिंदु पी है, क्या है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे मानते हैं कि ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और डी ए क्या है, क्षेत्रफल है। बस इतना सा चित्र आपको बनाना है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसे मैंने बना दिया है यहाँ पे। अब देखो बात आती है गॉस की प्रमेय की थ्योरी क्या लिखी है। तो अब देखो ये पृष्ठ कैसा है, ये सरफेस कैसा है, बंद है, और गॉस की प्रमेय होती है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ के लिए, किसके लिए, किसी बंद पृष्ठ के लिए, किसी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। देखो ये कोई बंद सरफेस है और इस बंद सरफेस का क्या, वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पे देखते रहो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ये क्या है, बंद सरफेस है, और इस बंद सरफेस का क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। इसके अंदर जो कुल आवेश रखा हुआ है इसका कितना है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना है। तो यही चीज़ लिख दो कि वैद्युत फ्लक्स में उत्पन्न कुल आवेश, उत्पन्न कुल आवेश
का 1/ε0 गुना होता है। ये क्या होती है? आपकी गॉस की प्रमेय होती है। जब भी कभी 2 नंबर में आपसे गॉस की प्रमेय पूछी जाए तो बस आपको ये लिख देना है और ये लिख देना है फाई ई बराबर क्यू बटे ε0, जहाँ की ε0 का मान लिख देना है। ε0 का मान होता है, ε0 का मान मात्रक बता देता हूँ। ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12। अब जैसे तुम्हें ये इसका मात्रक चाहिए, इसका मात्रक पूछा जाता है कि ε0 का मात्रक क्या होगा। ε0 का मात्रक कभी कभी पूछ लेता है यूनिट ऑफ ε0, मतलब ε0 का मात्रक बताओ। तो कैसे निकालोगे? तुमने पढ़ा होगा यार कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में एक फार्मूला पढ़ा होगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। अब मैं बता दूं, ये जो दूरी होती है, रेडियस होती है, इसका मात्रक या तो मीटर होता है या तो फिर सेंटीमीटर होता है। अब देखो कुछ पद्धतियाँ होती हैं, MKS पद्धति और एक होता है CGS पद्धति। CGS पद्धति, तो M का मतलब होता है मीटर, A होता है, K का मतलब किलो, S का मतलब सेकेंड और C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम और इसका मतलब होता है सेकेंड। तो बेटा जैसे कि जब भी कभी कोई मात्रक हम लोग इसमें यूज करते हैं वो हमेशा MKS पद्धति में कोशिश करते हैं यूज करने की, ठीक है। तो ये वैल्यू या तो MKS पद्धति में इसका मात्रक मीटर होता है और CGS पद्धति में सेंटीमीटर होता है, क्योंकि C का मतलब, तो जहाँ भी मीटर और सेंटीमीटर की बात करें तो ये होता है। अब देखो ये MKS पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। हाँ, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और आर का मात्रक आपको पता होगा, एफ होता है फोर्स, और फोर्स का मात्रक इस पद्धति में क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है बेटा? न्यूटन। और इस पद्धति में डाइन होता है। क्या होता है? इस पद्धति में डाइन होता है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, एफ होता है न्यूटन। अब तुम्हें चाहिए ε0 का मात्रक, तो इसे ε0 बराबर अगर फार्मूला निकालोगे तो निकल आएगा 1/4πε0, नहीं सॉरी, ये ε0 यहाँ गया तो एफ इधर आ जाएगा ε0 की जगह में, और बटे में Q1 Q2 बटे r²। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो जब भी कोई गिनती होती है 1 से लेकर के लाख तक की जो गिनती होती हैं उनका मात्रक नहीं होता, और तुम जानते हो पाई भी एक गिनती है क्योंकि इसका मान होता है 22/7 या 3.14। ठीक है, ये वैल्यू होती है इसकी ऑलरेडी। तो ये इसका मतलब ये है कि ये भी जो पाई ये भी संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। जब संख्या का कोई मात्रक नहीं होता तो इसका होता है, इसका होता है, इसका होता है, इसका होता है। तो 1/f का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। और इस कूलाम का होता है आवेश का होता है कूलाम। तो कूलाम को मैंने एक कूलाम का सी लिख दिया, दूसरे कूलाम का सी लिख दिया, बटे में आर का मीटर लिख दिया, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इस फोर्स का मात्रक मैंने न्यूटन लिख दिया, तो यहाँ पे निकल के जो मात्रक आ गया ε0 का वो निकल आया कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलो समझ आ गया? तो जब भी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ε0 का मान मात्रक क्या होगा तो आप ये कर दोगे। गॉस की प्रमेय पूछी जाएगी तो ये कर दोगे। सीधा सीधा क्या है, जब भी कभी तुमसे गॉस की प्रमेय पूछी जाएगी तो वहाँ पे आपको क्या करना है, गॉस की प्रमेय हेडिंग लगानी है और इस थ्योरी को लिख देना है, ये फार्मूला लिख देना है, इसके बाद ε0 का मान लिख देना है और ε0 का सीधा मात्रक लिख देना है, निकालना नहीं है। आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये ना सोचना कि ε0 पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। एक्स्ट्रा लिखो, जो इसमें आ रहा है उसे लिखो, ताकि एग्जामिनर अगर आपके नंबर काटे तो उसे शर्म आ जाए। ठीक है, एक नंबर उसे दान में दे के आओ। इसी तरह पढ़ाता हूँ मैं बेटा, इसीलिए जिद्दी सीरीज जो है ना, अगर उसे वॉच करते हो ना तो समझ लेना 100% 90+ फिक्स है, लिख के रख लो, कोई काट नहीं सकता। तो आते हैं, जैसे कि पूछ लिया जाए, कह दे कि गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए। अगर क्वेश्चन तुमसे पूछ ले कि गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए, गॉस की प्रमेय को सत्यापित कीजिए, तो कैसे सत्यापित करेंगे? तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चित्र बनाया हुआ था, यही चित्र मैं उधर बना लूँगा। आप समझाऊंगा नहीं क्योंकि चित्र समझाने का अपने पास टाइम नहीं है। चित्र में ऑलरेडी आपको था, यहाँ पे क्या था, प्लस की आवेश रखा हुआ था और इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमने P माना था। इधर माना था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और इधर माना था कि क्षेत्रफल क्या है, dA वेक्टर है। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने यही किया था। अब इसके बाद हमें करना है डेरिवेशन। उत्पत्ति हेडिंग डाल लेना या सत्यापन डाल लेना, सत्यापन। तो देखो इसमें थ्योरी भी लिखनी होगी क्योंकि ये डेरिवेशन है, तो इसकी थ्योरी लिखेंगे। माना किसी बंद पृष्ठ पर कोई O बिंदु पर एक प्लस Q आवेश रखा हुआ है, उस O बिंदु से जिसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा क्षेत्रफल dA वेक्टर है। बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत फ्लक्स यानी कि जहाँ पर हमें गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब भी गॉस की प्रमेय हो या गॉस की प्रमेय से रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन हो उनके लिए आप याद रखो, गॉस की प्रमेय मैंने बताया था फाई ई बराबर, अगर यहाँ पे ई होता है तो होता है E.dA।
चाहे गॉस की प्रमेय से अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, मतलब गॉस की प्रमेय से रिलेटेड कोई भी डेरिवेशन हो, ठीक है, चाहे जो डेरिवेशन हो, आपको ये चीज़ करना जरूर है। तो ई डाट, अब इस डाट को हटाते हैं तो हमेशा कास थीटा जो होता है, क्या जो होता है, कास थीटा, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए कास थीटा, ठीक है। हमेशा थीटा बराबर 0 अंश रखते हैं, कितना, थीटा बराबर 0 अंश रखते हैं, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए कास 0, और कास 0 का मान क्या होता है, कास 0 का मान 1 होता है, तो हो जाएगा फाई ई बराबर ई डी ए कास 0, हो जाए कि नहीं हो जाए, सॉरी यार, एक रखना था हमें यहाँ पे, कास 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो जब मल्टीपल करा लोगे तो यहाँ पे फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ आप लोग दिल से बताओ, हो जाएगा ना। अब इसके बाद क्या है, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है ई बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। याद रखना बेटा, जब आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ई है, ई का मान रख दो, तो फाई ई बराबर, फाई का मान निकालना है हमें, ई का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। और डी ए है एरिया ऑफ सर्कल, मतलब ये वृत्त बन रहा है, गोला बन रहा है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, गोले का क्षेत्रफल कमेंट बॉक्स में बताना है यार, गोले का क्षेत्रफल किसको पता था, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर, तो क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल है, इस जो सरफेस बनाया है हमने, जो चित्र बनाया है, इसका क्षेत्रफल है। ये कैसा है, तो ये गोलाकार है, तो ये क्षेत्रफल कैसा बना, गोले का क्षेत्रफल बना, तो गोले का जब क्षेत्रफल बना तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और फाई ई बराबर बच जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अगली हेडिंग लगा लेना, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हेडिंग लगा लो, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ई बराबर, अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें, मैंने बताया था ना, यहाँ पे लिखा होगा गॉस की प्रमेय से, किससे, गॉस की प्रमेय से, मतलब गॉस की प्रमेय का यूज करते हुए, लिखा होगा यूजिंग द गॉस थ्योरम एंड प्रूव दैट इनफाइनाइट वायर लेंथ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब भी कभी आपसे क्वेश्चन बोलते कि अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट, अनंत लंबाई का तार बोल दे और उसकी सीधे तार के निकट आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, तो आप यही करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, एक आपको अनंत लंबाई का सीधा तार लेना होगा, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ से कोई एक अनंत लंबाई का सीधा तार है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है अनंत लंबाई के आवेशित, यहाँ पे मैंने कुछ चीज छोड़ दी है, अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट, तो एक ऐसा तार होता है बेटा, आवेशित तार होता है, तो मानता हूँ कि ये कोई एक तार है, ठीक है, मान लेते हैं तार है, ठीक है, तार है, कोई बात नहीं, तार है भैया। आप देखो मानते हैं कि इस पे कट पॉइंट है, कट पॉइंट क्या है, इसकी पूरी की टोटल की लंबाई एल है, इसकी हम लंबाई एल मानते हैं, और मानते हैं कि यहाँ पे एल लंबाई का एक कोई क्या है, तार है। अगर मैं बेटा इसको ऐसे मैच करा दूँ, इनसे मैच करा दूँ, एल लंबाई का तार है, तो ये आकार कैसा हो गया, बेलनाकार हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ये मैंने इसे बेलनाकार क्यों किया, क्योंकि हमें इस तार को क्या करना था, आवेशित करना था, कैसा करना था, आवेशित करना था, और आवेशित करने के लिए सरफेस को बंद करना जरूरी है। तो अब ये तार कैसा हो गया, ये तार आवेशित हो गया, ठीक है। ये प्लस क्या दिखा रहा है कि ये तार पूरी तरह से आवेशित है, चार्जेड है। इसके बीच में एक पॉइंट मानते हैं कि पॉइंट ओ है, और ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ई क्या है, क्षेत्रफल है, और डी ए वेक्टर क्या है, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये क्या है, डी ए क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। तो बोलो समझ में आ गया। ये छोटा सा चित्र बनाना, मतलब मैं आपको इस तरह पढ़ाने जा रहा हूँ, इस तरह बता रहा हूँ कि यार अब ना बताने पड़े मेरे महाराजों, और आप जो है
अब इसको मतलब किसी भी प्रकार का डेरिवेशन कोई भी आ जाए, एक दिन जैसा कि मैंने बताया कि डेरिवेशन पढ़ाऊंगा और एक दिन आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, तो यार कैसा भी डेरिवेशन आपकी आंखों में नजर आ जाए, बस आपको दिख जाए कि भैया ये डेरिवेशन हमें करना है, तो आपके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ ये डेरिवेशन है तो ये ऐसे ऐसे होगा, इसको मैंने बहुत बार किया है। अब मतलब एक भी आपके दिमाग में निगेटिव थिंक नहीं आनी चाहिए कि यार ये कैसे होगा, इसको कैसे करेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने यार मुझसे पढ़ा है। अगर जिसने मुझ पे भरोसा रखा है ना, तो 2021 में वो इतिहास लिखेगा, क्योंकि यार मैं ऐसे चीज़ें आप लोगों को इस टाइम पे इतनी मेहनत किया मैंने आप लोगों के पीछे, लेकिन फिर भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं देखने को मिला, क्योंकि आप लोगों की गलती है इसमें। आप लोग क्या करते हो, शेयर नहीं करते हो। अरे यार क्या बिगड़ जाता है, आप अगर थोड़ा सा शेयर भी कर दें तो आपका कुछ बिगड़ जाए क्या? नहीं बिगड़ सकता ना। तो यहाँ पे देखिए तार है, इस तार को हम अच्छा करने के लिए चाहे तो डबलिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे चाहो आप लोग तो इसको डबलिंग कर सकते हो, तो यहाँ पे इसको सरफेस को छोड़ दो और इधर प्लस प्लस दिखा दो, तो ये क्या हो जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि ये आवेशित है और इस आवेशित पर क्या है, ये ऐसे हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें छोटी सी परिभाषा है यार, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो इसमें तुमने क्या माना है, माना कोई अनंत लंबाई का एक तार है, क्या है, माना कोई एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है, जो एक जिसमें आवेश क्या है, समान रूप से वितरित है। ठीक है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व, आपको मैं एक बात बता दूं बेटा, लेमडा बराबर आपने फार्मूला एक पढ़ा होगा। लेमडा बराबर बोलो किसने फार्मूला पढ़ा है और किसको फार्मूला पता है, क्योंकि मेन चीज होती है यार फार्मूला पता होना। लेमडा बराबर फार्मूला होता है Q/A, मतलब एकांक, अभी कभी कभी पूछ लिया जाता है लेमडा, लेमडा क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, तो देखो लेमडा क्या होता है, लेग्मा होता है रेखीय आवेश घनत्व और सिग्मा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो देखो रेखा में, किसी भी रेखा में अगर हम लोग किसी भी रेखा में क्या करते हैं, एकांक आवेश को वितरित कर देते हैं एक क्षेत्रफल पर, तो वहाँ पे क्या होता है, लेमडा उत्पन्न हो जाता है। तो मान लेते हैं इसका लेमडा क्षेत्रफल है। तो अब इस पर डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना किसी तार पर +Q आवेश समान रूप से वितरित है। ये क्या है, माना कोई एक अनंत लंबाई का तार है जिसमें +Q आवेश क्या है, पूरे तार में समान रूप से वितरित है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अरे सब में यही चीज लिखना है कि एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये क्या माना था, हमने माना था कि अनंत लंबाई का कोई तार था, तो इसमें लिख देना है अनंत लंबाई का कोई तार है और बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये चीजें लिखनी है, L लंबाई है, बस यही तो लिखना है। ठीक है, तो आ जाओ इधर। तो E बराबर देखो मैंने बताया था ना कि गॉस की प्रमेय, अगर बात आ जाती है कि गॉस की प्रमेय, तो वहां पे समझ लो कि बस आपको गॉस की प्रमेय अगर सिद्ध करना है तो ये मान लो कि वहां पे आपको सिंपल सा मेथड लगाना होगा। और वो कौन सा मेथड होगा बेटा, सिंपल सा मेथड ये होगा, यहां तक कि 5 लाइनें हर डेरिवेशन में आपको अप्लाई करनी ही करनी है। जैसे ये डेरिवेशन है, इसमें भी गॉस की प्रमेय लगेगी। तो सबसे पहले फाई ई बराबर निकालेंगे E.dA, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, E.dA cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, थीटा का मान रखेंगे 0 अंश, तो हो जाएगा फाई ई बराबर E.dA। ठीक है, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। अब देखो E का मान इस बार हमें निकालना है, तो E को रोकना होगा। अब फाई का मान हम जानते हैं Q/ε0, तो फाई का मान रखो Q/ε0। E का मान हमें चाहिए तो E को रोको। अब देखो ये क्षेत्रफल है, अब ये आकृति के ऊपर डिपेंड करेगा ना, किस तो एक बेलनाकार आकृति है, तो बताओ बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ को हम बोलते हैं क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्या होता है, बोलो, ये लिखा है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ को ही क्षेत्रफल बोलते हैं, होता है 2πRL। क्या होता है बेटा, 2πRL। ठीक है, तो यहाँ पे बेलन के क्षेत्रफल की जगह में रख देंगे 2πRL। अब इसको क्या है, ई के इधर ले आएंगे तो ई बराबर प्रूव होगा, ई बराबर हो जाएगा 1/, ये 2π है ना, तो ε0 के साथ लिख देंगे, तो 2πε0 Q/L और इंटू में क्या होगा R। ठीक है, तो देखो Q/L की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर से लेमडा, तो E बराबर प्रूव हो जाएगा 1/2πε0 लेमडा/R। बोलो समझ में आ गया। तो जब भी कभी अनंत लंबाई के सीधे, ये पॉइंट तो आपको करना ही था यहाँ तक। अब यहाँ से सिर्फ आकृति चेंज हुई है ना, बेलनाकार आकृति है तो बेलन का क्षेत्रफल रख देना है। यहाँ पे क्या है, बेलन का क्षेत्रफल नहीं रखना था, यहाँ पे आपको कोई दूसरा सिस्टम रखना था, क्योंकि ये गोलाकार आकृति थी, तो यहाँ पे तुमने गोले का क्षेत्रफल रख दिया था। अब उस बार तुम्हें गॉस की प्रमेय सिद्ध करनी थी, आपको पता था कि हमें इसका मान निकालना है, तो तुमने ई का मान रखा था। इस बार आपको पता था कि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान निकालना है,
इसलिए इस बार आपने इसका मान रखा था। बोलो समझ में आ गया बेटा? किसके समझ में नहीं आया यार वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे, क्योंकि मैं उसके लिए ही यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब बेटा कभी कभी क्वेश्चन क्या बोल देता है, क्वेश्चन घुमा देता है, कह देता है गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन कीजिए। जैसे तो तुमने यहाँ पे गॉस की प्रमेय का सत्यापन किया है, तो वहाँ पे क्वेश्चन आपसे बोल देता है, हमने हेडिंग नहीं डलाई थी क्या, गॉस की प्रमेय डलाई तो थी, ठीक है। यहाँ से क्या बोल देता है क्वेश्चन बोल देता है गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का, कूलाम का नियम होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r², Q1 Q2/r², इसको कह देता है सिद्ध करो। वो भी कह देता है गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो बेटा यहाँ तक का डेरिवेशन आपको कर देना है, ठीक है। अब देखो ये ई है तो इसको सिर्फ ई को ले लेना है, और तुम ई बराबर एक फार्मूला जानते हो F/Q0, तो यहाँ से F बराबर निकालो। तो जब F बराबर निकालोगे तो E और इंटू में हो जाएगा Q0, तो E का मान तुम लोग जानते हो, तो E का मान रख देना, E बराबर 1/4πε0, और ये एक होता है Q/r², एक ही हो जाएगा, तो Q इंटू Q0/r²। तो ये प्रूव हो जाएगी। जब भी कभी बोल दे कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन, तो ऐसे कर देना, और जब कभी क्वेश्चन आपसे बोल दे गॉस की प्रमेय, तो ये ऐसे कर देना, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट, तो ऐसे कर देना, अच्छी स्थिति निरच्छी स्थिति पीछे करवा चुका। तो ये थे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, कम से कम 10 नंबर छीन नहीं सकता कोई, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बताना क्लास कैसी लगी। अब क्लासेस मैंने लंबी देना स्टार्ट कर दिया है, तो अब आपको कैसा फील हो रहा है ये बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर।